हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक काइंड ऑफ सेंसिटिव है, क्योंकि इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ है, हम सबके दिल से जुड़ा हुआ है। और लेट तो हो गया है, आई नो इट, बट मैं ये चाहता था कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूँ वो मैं पहले प्रोसेस करूँ और फिर आपके सामने रखूँ, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देना मेरे को तो ठीक नहीं लगता। सो आज हम बात करने वाले हैं जी ऑपरेशन सिंदूर पे। देखो, आज तक आपने ऑपरेशन सिंदूर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करा होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के फैक्ट्स, ट्रूथ्स और पर्दे के पीछे की कहानियाँ थोड़े से हमारे लॉजिक से हम इसको खोलने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोले कि यार पीएम मोदी जी के बैठक में क्या हुआ, वो जो 15 दिन हुए उसमें क्या हुआ, फिर ये सीज़ फायर का क्या मसला है यार, ये कहाँ से टपका, कौन गया, इंडिया गया या पाकिस्तान गया, फिर वो जेट्स जो गिरे वो किसके गिरे, इंडिया के गिरे या पाकिस्तान के गिरे, फिर इंडिया ने इतने लेट, इंडिया का एयर चीफ मार्शल ऐसा क्यों कह रहा है कि यार हमने उनके 4 से 5 जहाज जो है वो मार गिरा है। सो काइंड ऑफ कन्फ्यूजन है लोगों में कि यार हुआ क्या है। देखो, आज हम मतलब आज तो नहीं, आने वाले सीरीज़ में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सीरीज़ होने वाली है पूरे ऑपरेशन सिंदूर पे। और हर एक चीज़ को हम लॉजिकली सॉल्व करने वाले हैं कि क्या हुआ होगा, मे बी क्या उसके पीछे की चीज़ें हुई होंगी। और ये सारी चीज़ें हम हमारे लॉजिक पे बेसिस पे हम अपने दिमाग को इसके ऊपर इतना रगड़ने वाले हैं ना कि आप खुद भी ये सीरीज़ के एंड होते होते माइट भी आप सबको आपके जो क्वेश्चंस है दिमाग में उसके आंसर्स मिल जाएंगे कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो तैयार रहिए कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग सीरीज़ आपके लिए आ रही है। और अब 2 मिनट हो गया, हम शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक को। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, ये सबसे पहली बात है, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ होती है तो एक लॉजिकल इंसान पूछेगा कि क्यों। और ये याद रखना हमेशा ज़िंदगी में कि कोई इंसिडेंट अगर हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न है, नेचर का एक लॉ है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो ज़रूर कोई ना कोई कॉज होता है, इसीलिए इफ़ेक्ट दिखता है। और इस केस में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा था। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा टूल नहीं बचा था कि जिसकी वजह से जो है वो अब हो सके, क्योंकि उधर पीटीआई को उन्होंने पूरा उधेड़ के रख दिया था, जो कि मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी पूरे पाकिस्तान की। आर्मी चीफ को इस तरह से बढ़तरी दी गई थी कि जो कि बाकी आर्मी के जनरल्स में भी उसके लिए नाराज़ी थी। सो एक क्योटिक सिचुएशन पाकिस्तान में पहले से थी। फिर वो बीएलए और टीटीपी तो इधर से मार पीट उनकी चली रही थी। सो टू ओवरकम दिस एंड टू यूनाइट द नेशन अगेन, ये प्लानिंग पाकिस्तान में हुई है आतंकियों की तरफ से। अब यहाँ पे एक तर्क मिलता है, वो ये कि कुछ बुद्धिजीवी हमारे ही देश के, पता नहीं उनकी बुद्धि कैसे चलती है और क्या चलती है, उनका मानना ये है कि भाई ये सब तो मोदी ने ही करा है, क्योंकि मोदी को बिहार में वोट चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, अगर चलो मान लो कि बिहार में वोट, लेकिन मोदी बिहार में क्यों करेगा ना, पहले से उधर नीतीश की सत्ता है जो कि बीजेपी के अलाय है। और मुझे नहीं लगता कि अब अगर मैं करंट सिचुएशन भी देखूँ तो बिहार में बीजेपी की कुछ इतनी बुरी हालत तो है नहीं। और सपोज अगर बिहार लूज भी कर देते पीएम मोदी, तो देर इज़ नॉट अ बिग चैलेंज और बिग डील इन इट, क्योंकि वैसे भी आधे से ज़्यादा इंडिया उनके कंट्रोल में है ही। सो ये बात करना कि बिहार जीतने के लिए ये आतंकवादी हमला किया गया, तो इन बुद्धिजीवियों पे मेरे को थोड़ा सा तरस आता है। कम से कम उनकी बुद्धि पे तो ज़रूरी आएगा। सो जिसको जियोपॉलिटिक्स पता नहीं होता, जिसको यही पता नहीं है कि यार एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और वो जो वाइडर साइड ऑफ द वर्ल्ड नहीं देखते ना, वो ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं कि यार ये मोदी ने करा, उसको वोट चाहिए था। वही तो फिर हर एक स्टेट में, उससे पहले महाराष्ट्र में हुए थे इलेक्शंस, उधर तो पीएम मोदी ने कोई हमला नहीं करा था, उधर तो कोई अटैक नहीं हुआ था, फिर भी वो जीत गए। वो भी ऐसे जीत गए, स्वीप आउट कर गए। मतलब अगर लोकसभा और विधानसभा का अगर आप देखें रिजल्ट्स, महाराष्ट्र में है बीजेपी का, तो टोटली अपोजिट फेस है। तो उस टाइम पे तो कोई स्ट्राइक नहीं हुई थी, उस टाइम पे तो कोई कुछ हुआ नहीं था। सो हाउ कैन दिस हैपन। सो ये थोड़ा सा ये बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए।
सो उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ये मोदी ने करा है, दिस इज़ द फैक्ट कि इस हमले से पहले महाराष्ट्र में इलेक्शन हो चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत बढ़िया मार्जिन से जीत चुकी है। आई गेस छत्तीसगढ़ में या और किधर भी बीजेपी ने शायद से जीता होगा। सो बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे ड्रामे करने की कि यार, वो खासकर मोदी जी को, तो क्योंकि मोदी जी खुद ही, और अगर करती भी तो उसमें रिलीजन का सेंटिमेंट नहीं होता यार, ये तो गलत बात है ना। ये तो किसी ने पर्पस, ये तो दिखता है कि किसी ने पर्पसफुली करा है कि यार अब बहुत भाईचारा हो रहा है इधर। और खासकर कश्मीर में याद रखो, उस टाइम पे कश्मीर में पीस वापस लौट रहा था, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो वो इकदामात उठाए थे। अब कुछ लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं कि यार वो सिक्योरिटी में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम आगे। बट याद रखो कि वो टाइम ऐसा था जब कश्मीर में हार्मनी बढ़ रही थी। वहाँ पे हिंदू कोई नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कश्मीरी थे वहाँ पे। इवन दो यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी हमारा जम्मू एंड कश्मीर। सो ये दिखता है कि किसी ने इंटेंशनली ये करा है, और अगर इंटेंशनली करा है तो इसका कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। तो अगर वजह बीजेपी को माने तो फिर ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने हैं कि महाराष्ट्र में स्वाइप आउट कर दिया है, आधे इंडिया पे राज है, मेजॉरिटी लोकसभा में है अघाड़ी सरकार की वजह से या उनकी एनडीए के वजह से। सो ये फैक्ट्स है, राइट। अब आप जब किसी भी चीज़ को एनालाइज करो ना, तो फैक्ट्स को सामने रखो, ये नहीं कि भाई बस किसी ने बोल दिया तो हम मानेंगे, नहीं। तो ये फैक्ट्स है कि ये तो फिर मोदी जी का कोई इसमें रहता ही नहीं। अभी इतने फैक्ट्स पता चलने के बाद तो मोदी जी का हाथ इसमें है, ये तो होता ही नहीं। अब चलो वो एक कंसर्न साइड में करो, अब हम पाकिस्तान पे आ जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इसके पीछे था, आतंकवादी इसके पीछे था। अब जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है पूरा टूट चुका था अंदर से, मतलब दे नीड समवन टू बाउंड दिस ऑल। और ये आप उनके न्यूज़ चैनल पे भी सुन सकते हैं। मीन्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं उनके टेलीविज़न चैनल्स को लाइव देख रहा था, तो वहाँ पे वो एंकर्स बार बार बोल रहे थे हमारा मुल्क तो टूटने के आधार पे था, ये तो इंडिया का शुक्रिया है कि उन्होंने हमको एकजुट बनाया, हमारी सारी फॉल्ट लाइन को क्लियर करा। इसका मतलब ये ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि यार ये किसी ने पर्पसफुली करा है, और वो इंडिया का नहीं है, वो पाकिस्तान का है। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को पता है कि मैं अकेला प्रॉब्लम हूँ, मेरा दोस्त बड़ा खुश खुशहाल में घूम रहा, तो मेरे को जेलसी होगी। ये एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है। आप अगर देखोगे सोसाइटी में, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ परेशानियाँ हैं, और अगर आपका दोस्त आराम से पार्टियाँ दावतें उड़ा रहा है, तो उस टाइम पे आपकी कैसे, आप बोलोगे यार इसको मैं कुछ ना कुछ तो करूँ और इसको लगा दूँ। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं था कि बीजेपी खुद होके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले और ये सब कुछ करे। बट हाँ, पाकिस्तान की साइड से ये था। तो ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया हमारा कि यार इसमें बीजेपी का हाथ था या इसमें पाकिस्तान का हाथ था, राइट। सो अब अगर ये पता है कि पाकिस्तान का हाथ था और कॉज जो है वो इस वजह से था कि यार उधर बहुत सारी फॉल्ट लाइंस थी, उनको इकट्ठा करना था। और अगेन जो आसिफ मुनीर है, जो कि डिफ़ॉल्ट बना है आर्मी चीफ, आई गेस उसके पहले भी एक दो जनरल्स है जो कि हायरार्की में आते हैं ऊपर, उनको बाईपास करके इसको बनाया है। तो आर्मी में भी काइंड ऑफ इसके लिए एक ये चीज़ थी कि यार ये हैंडल नहीं कर पा रहा, बीएलए वगैरह भी उधर। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इक्वेट हो रही थी। तो शहबाज शरीफ प्लस ये उसका गुर्गा, जो भी नाम है इसका, मुनीर, वो दोनों ने मिलके ये प्लान रचा, और फिर इंडिया में उन्होंने कश्मीर को टारगेट किया। देखो ये बात भी बहुत क्लियर है कि इससे पहले ये हमला होने से पहले हमास के कुछ लोग कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो उनका एक्यूपाइड एरिया है पाकिस्तान का, उधर एक पूरा उनका मेला सज चुका था। इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ये अटैक होने से 4 या 5 महीने पहले वहाँ पे हमास आ चुका था और आके चला भी गया था, राइट। सो ये बहुत ही ज़्यादा याद रखने की चीज़ है कि हम जब किसी भी चीज़ को एनालाइज करें ना, या हम किसी भी चीज़ पे कमेंट करें, तो हम उसकी सारी चीज़ें जान लें कि यार इंडिया में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में क्या हो रहा था, कश्मीर में क्या हो रहा था।
अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं आतंकियों को। आतंकियों को ऐसा क्यों लगा कि यार चलो जाते हैं और ये करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हुआ था उरी, राइट। उसके बाद बालाकोट। अब सीन ऐसा था कि डायरेक्टली आप एक चीज़ नोट करो, जब से बालाकोट हुआ है, इंडियन आर्मी के कॉन्वॉयज पे, इंडियन आर्मी पे जो डायरेक्ट अटैक होते थे फ्रॉम द टेररिस्ट, वो रिड्यूस हो चुके थे। मतलब ना के बराबर। पुलवामा के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसमें डायरेक्टली हमारे आर्मी को उन्होंने टारगेट किया हो। वो तो फिर स्कैटर्ड हो गए। तो वो एक जो मन के अंदर होता है ना, यार देखो, मैं भी अगर आपको दो चांटे मारूँ ना, तो आपका आप भले ही कितने ही शांत हो, लेकिन मन में एक रहेगा कि इसका बदला मैं लूँगा। तो ये काइंड ऑफ एक बदला था। बट अब डायरेक्टली आर्मी को तो इंगेज कर नहीं सकते, क्योंकि आर्मी तो फिर फोड़ डालेगी। तो अब करे क्या? सो सॉफ्ट टारगेट, मतलब जिसमें मेहनत भी कम हो, और लोग भी कम लगे, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। और ये सेम चीज़ हुई है। देखो, जो रिलीजन के बेसिस पे लोगों को मारने का आइडिया था ना, वो बहुत ही शातिर तरीके से रचा गया है। द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट कश्मीर एक्सपीरियंसिंग इन दोज डेज वॉज ट्रूली अमेजिंग। मतलब कश्मीर में लोग आ रहे थे। और उमर अब्दुल्ला की अगर आप स्पीचेस सुने पार्लियामेंट की, जब ये अटैक होने के बाद की, तो वो खुद बताते हैं कि टूरिज़्म का काउंट कैसे बढ़ रहा था धीरे धीरे, एंड फिर ये अटैक हुआ। और अगेन रिलीजन को साथ में लेके इन्होंने ये सब करा। ये ये चीज़ टेररिस्टों को इसलिए फेवर करती है ताकि उन्होंने उनका बदला भी ले लिया जो उन्होंने बालाकोट में सहा था, प्लस वो ये मैसेज भी इंडियन आर्मी को दे दे रहे थे कि यार देखो, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है तुम्हारे। ऐसा नहीं कि हम बस तुम पे अटैक करके हमारा टाइम ज़ाया करें। हमारे पास है कैपेबिलिटीज़ कि हम तुम्हारे अंदर आके सॉफ्ट टारगेट्स को भी हिट करें। वो जो था वो मैसेज इंडियन आर्मी को देना था, तो इसीलिए ये एक प्लानिंग रचा गया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यार ये सब तो हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की दिमाग चाट रहा है। वो ये है कि सिक्योरिटी फेल्यूर। मतलब जहाँ पे 1,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं, वो उस बेसरिन वैली में आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? कहाँ थी सिक्योरिटी, राइट? देखो, ये सवाल जायज़ है, क्योंकि अगर आप रैशनली सोचे तो जहाँ पे इतना सारा बंदा है और ख़ासकर कश्मीर में, सो यू नीड टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू देम। अब आते हैं इस सवाल का आंसर ढूंढने की, सिक्योरिटी का जिम्मा किसका था। देखो, उस टाइम पे JNK एक यूनियन टेरिटरी था, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी जो है वो हमारे गृह मंत्री जी के अंडर थी। अब ऐसा गृह मंत्री जी को या फिर वहाँ की लोकल आर्मी को क्यों लगा कि यार ये 2,000 3,000 लोग जो है उनको हम नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी वगैरह की। इंडियन आर्मी का बिलीव था कि बालाकोट जो हुआ है उसके बाद इट इज़ वेरी रियर टू आतंकी टू कम इन एंड अटैक द सॉफ्ट टारगेट्स, बिकॉज इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि यार हमारे होते हुए ये अंदर नहीं आ सकते, और इतने अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। बट वो टरेन ही कुछ ऐसा है, वो ज्योग्राफी ही कुछ ऐसी है। अगर आपको पता हो, पूरी वैलीज है, पूरा जंगल है पूरा। सो देर आर लॉट ऑफ वेज टू कम इन। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी हमको बैकफायर कर गई है कि यार कुछ नहीं हो सकता। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि यार अगर वो बम्बई में आ सकते हैं, वो पुलवामा तक आ सकते हैं, तो वो कहीं पे भी आ सकते हैं। एंड अगेन हमारी प्रिपेयरनेस उस लेवल पे होनी चाहिए थी। बट कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ थी, लेकिन इससे भी बड़ा एक फैक्टर था जो शायद लोग मिस कर रहे हैं, कि उस समय जो हमारा जम्मू कश्मीर था, वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा था। मतलब जो आम जिंदगी होती है, जैसे हम आज महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चेन्नई, मद्रास, यू नो तमिलनाडु, इन इन सारे प्लेसेस पे जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी। देखो, आज अगर कोई बोल दे कि यार दिल्ली में कैंट एरिया में 50 आर्मी के पर्सनल अगर खड़े कर दिए जाए आज, तो लोग पागल हो जाएंगे कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रही है। या फिर पकड़ लो कि बॉम्बे के CST के इलाके में 70 या 60 आर्मी पर्सनल, मैं बोल रहा हूँ बस 70 या 60 आर्मी पर्सनल आके खड़े हो गए।
देखना लोग परेशान हो जाएंगे उस चीज़ से, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है कि भाई आर्मी आए इंटरवीन करिए। तो जम्मू कश्मीर के लोगों का है कि उनको पता है और उनको वो आदत ही है कि यार वहाँ पे विदाउट आर्मी आप चल नहीं सकते हो। लेकिन जब आप स्टेट को नॉर्मलाइज कर रहे हो, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं ना, तो ये एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट की भी, कि हम अब उस स्टेट को उनके हवाले पे छोड़ दें और इसको और मज़ीद नॉर्मलाइज करें। तो जो चीज़ हुई है ये आई गेस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जिसमें स्टेट ने ये अज्यूम कर लिया था कि अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है। जो हिसाब से हमने उनको हिट बैक करा था बालाकोट में, सो इट वुड इम्पैक्टेड अ लॉट। बट हम कहीं ना कहीं तो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यार हमने उनके आर्मी को नहीं हिट करा। और जो इस बार पीएम मतलब पिछली बालाकोट की स्ट्राइक और ये जो स्ट्राइक अभी हुई है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो हमारे पीएम मोदी ने इंटरनेशनल स्टेज पे और सबके सामने मीडिया पे कह दिया कि अगर कोई भी हमला हमारे पे होता है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। इसका मतलब, और एक बात और एक लाइन उन्होंने बोली है कि हम जो है वो ये जो आर्मी है पाकिस्तान की और ये जो दहशतगर्द है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं करेंगे, जो कि हम पहले करते थे। राइट। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पहले ये माना जाता था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म होगा जो पाकिस्तान की आर्मी है। बट जो पहलगाम में हुआ उसके बाद तो वो सारी एक्सपेक्टेशन भी टूट गई कि यार इनमें थोड़ी सी भी काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी और प्रोफेशनलिज्म होगी, क्योंकि प्रॉक्सीज तो हर कोई करता है, बट इस तरह की प्रॉक्सी जो है ना वो किसी को नहीं पसंद। राइट। सो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि यार सिक्योरिटी फेल्यूर अगेन। सो ये जो दूसरा पॉइंट है जिसमें मैंने बोला कि यार देखो वहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, और गृह मंत्रालय और स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये चाह रही थी कि अब ये स्टेट नॉर्मल हो जाए। जैसे हम यूपी में जाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं कि यार कोई मेरे को गोली मार देगा, क्या कर देगा। अगर मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूँ तो मेरे को टेररिस्ट अटैक का कोई वो नहीं है, खतरा नहीं है। बट अगेन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। एंड ये इसी मिसकंसेप्शन की वजह से हुआ है कि यार अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है तो इसको इनके हवाले पे छोड़ दे। वरना ये ना हो जाए कि हम ज़्यादा केयर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे के आप अगर ज़्यादा केयर करते हो तो उसको वो डिसीज़ हो जाते जो शायद कभी वो होते भी ना, अगर उसको नॉर्मल रखते तो सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। बट जब कोई तो प्रेडेटर बाहर से बैठा हो ना, और हम हमारी ये मैंने जैसा बोला कि यार हम ये मान रहे थे कि देयर आर्मी शुड बी अन अ लिटिल प्रोफेशनल। अगर उनमें थोड़ा सा भी प्रोफेशनलिज्म होता ना तो ये अटैक नहीं होता। बट उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी ना। वो हमने ये स्टांस लिया है कि आपकी आर्मी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें हम भेद नहीं करेंगे। ये दोनों एक ही है, एक ही माँ की दो संतानें हैं, या एक ही इसके दो रूप है, इसको मान के चलेंगे। सो ये दूसरा हमारा मेन कंसर्न था कि यार पुलवामा सॉरी पहलगाम हुआ, क्यों हुआ, किसने करा, इसका जवाब हो गया। कैसे हुआ वो भी हो गया। कॉज इफ़ेक्ट दोनों को डिस्कस कर लिया गया, कॉज क्या थे, इफ़ेक्ट क्या हुआ और क्यों हुआ ये भी डिस्कस कर लिया। अब आगे क्या? देखो, जब कोई चीज़ होती है ना तो उसके इफ़ेक्ट्स तो आते ही है, जैसा मैंने बोला कॉज एंड इफ़ेक्ट है, तो वो इफ़ेक्ट के आफ्टर मैथ्स भी होते हैं। अब ये नेचर का एक अगला रूल है। मतलब ये तो नेचर, देखो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी भी चीज़ को डिकोड करना है ना तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि कोई ना कोई कॉज होता है, उसके वजह से कोई ना कोई इफेक्ट बनता है, और उस इफेक्ट का कुछ ना कुछ तो आफ्टर मैथ आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बीमारी है तो मैं गोलियाँ लूँगा। राइट। अब वो गोलियाँ मैंने क्यों ली हैं? क्योंकि मेरे को बीमारी थी। अब उसका इफेक्ट आएगा कि भाई मेरी बॉडी कूल होगी, मेरी बॉडी बीमारियों से मुक्त होगी। जब ये हो जाएगा तो मैं फिर वापस से मेरी ज़िंदगी में फिर मैं वही मस्ती धूम मचाने लगूंगा जो मैं पहले मचाता था। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वन चेन, कि इस तरह से चीज़ें मूव होती है हमेशा। बहरहाल, सो अफेक्ट तो हो गया था, अब इसका आफ्टर मैथ जो था वो होना बाकी था। देखो ये जो आफ्टर मैथ वाला पीरियड है ना वो बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि वो अभी तक चल ही रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल ही रहा है। सो इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पड़ते हैं। एक है प्री सिंदूर, एक है ड्यूरिंग सिंदूर, और एक है आफ्टर सिंदूर, जो कि अभी हम जिस ईरा में हैं।
अब चलते हैं हम प्री सिंदूर हीरा में, जो कि आफ्टर मैथ था, इफेक्ट जो हुआ था पहलगाम में। देखो हुआ है कि यार दहशत गर्दी के वाक़यात में हमारे सिविलियंस मारे गए हैं। अगर मिलिट्री पर्सन मारे जाते तो भी हमारा रिस्पॉन्स ये था, लेकिन सिविलियंस के लिए थोड़ा और ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है यार बेसिकली। अगर तुम किसी हथियारबंद आदमी को मारो, भले ही धोखे से मारो, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल होता है इस सोसाइटी में। बट सिविलियन जो जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, जो तुमसे लड़ना भी नहीं चाहते, आप आके उनको मारोगे तो गुस्सा तो होगा। तो सऊदी अरेबिया से हमारे पीएम आए, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और हमारे सारे सेनाओं के प्रमुख भी, वो भी थोड़ा सा कंसर्न हो गए कि यार ये बहुत इन्होंने ज़्यादा कर दिया। तो सबसे पहले तो जायज़ा लिया गया कि यार क्या हुआ है एंड वाई दिस इज़ हैपन, ये क्यों हुआ। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था बट हुआ, क्यों हुआ, राइट। सो फिर हम पीएम मोदी आए, वो जहाँ पे जो चीज़ हुई थी वहाँ पे गए, उन्होंने विज़िट करा, उन्होंने देखा कि क्या क्या कैसा कैसा टेरेन है और क्यों आर्मी चीफ जो है वो बोल रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है एंड ऑल, राइट। फिर उसके बाद इंडिया में सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी होते हैं। अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी अलर्ट्स इंडिया में और एक चीज़ होती है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल्स की बैठकें। वो 15 दिन जो थे ना, वो 15 दिन नो वन कैन से कि यही हुआ होगा, ये ही ऐसा ही था ना। हाँ, कुछ उस बैठकों के इफ़ेक्ट आए सामने, जिसमें पाकिस्तानियों को भगा दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके ऊपर एक बहुत तवील हम करेंगे बात, वो अबेंस हो गई। और हमने बोला कि हम तुम्हारे डिप्लोमेट्स नहीं रखेंगे, तुम हमारे डिप्लोमेट मत रखो, बात खत्म, तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं, तुम इधर हम इधर, राइट। तो ये तो पब्लिक डोमेन में आया था, बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। मोदी जी विजिट करके आए और पहली मीटिंग हुई। अब देखो, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार किसी को इससे एग्री होना है डिसएग्री होना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप हो या ना हो। लेकिन ये जो हुआ है चीज़, इसके ना फ्रैगमेंट्स है इस डिस्कशंस के कि कैसे हुआ होगा, और वो हर एक इंसान के हिसाब से बदलते रहते हैं, क्योंकि जिसका जैसा एक्सपीरियंस वैसा वो बोलते जाएगा। अब ये मेरा एनालिसिस है कि उस बैठक में क्या हुआ होगा। सो जो पहली फर्स्ट मीटिंग थी सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें तो कॉज इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया होगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है। जाहिर सी बात है, आर्मी चीफ से पूछा गया होगा कि यार अब आगे क्या। तो आर्मी चीफ जी ने बताया होगा कि सर देखो, हम तो वो लोगों को पकड़ लेंगे, आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे, बट दिस इज़ नॉट एन फाइनल थिंग, कि ये कोई आखिरी आंसर नहीं है। मतलब उनको मार भी देंगे तो भी they have enough guns, or they have enough supply chains to supply this kind of activities in India. So पीएम मोदी वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको जड़ में जाके अटैक करना पसंद है। वो ऊपर ऊपर से कोई चीज़ करता ही नहीं है उसको। ही इज़ काइंड ऑफ पर्सन, वो नहीं चाहता कि हम हर बार इसी तरह से अपना टाइम बर्बाद करें एंड ऑल, राइट। सो आर्मी चीफ ने बोला होगा सर ये तो फाइनल नहीं है। देखो, फाइनल तो वो भी नहीं जो हमने करा है, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिग इम्पैक्टफुल, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन उनका हिट हुआ है ना, वो उनके बाप है डायरेक्टली। अगर हम सपोज आतंकी ठिकानों को भी मारते ना, इवन मैं बोलता हूँ जो सेकंड हाफ ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, वो बहुत बढ़िया हुआ कि वो हो गया। अब उसमें 5 गए, 10 गए, 12 गए, जो भी जेट्स गए जाने दो, वो मेरे को, वो मेरा कंसर्न नहीं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो मेरा कंसर्न नहीं। मेरा कंसर्न क्या है कि देखो यार, जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को हिट नहीं कर रहे थे ना, उनको पता ही नहीं था कि आपके पास कितनी ताकत है या क्या है। आप उनके हज़ारों आतंकियों को मार दो यार, वो उनको क्या परवाह है, वो तो बोलेंगे मारो, वो तो खुद अपने आर्मी को, वो तो खुद अपने लोगों को मारते हैं। सो उनके लिए तो आतंकी मतलब कोई गिनते भी नहीं है उनको, राइट। वो तो मानते भी नहीं, वो तो अपने आर्मी पर्सनल को नहीं मानते वो, राइट। तो हमने जो भी फर्स्ट हाफ में किया, मैं तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। मैं तो बोलता था सीधा आर्मी, डायरेक्ट आर्मी को पकड़ो, क्योंकि वही है सब कुछ, मुनीर ही है सबका लेना देना। ये आर्मी, ये आतंकवादी, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला था। सो आर्मी चीफ ने बोला कि सर देखो, आप जो कर रहे हैं ना वो ठीक है, बट ये दी एंड नहीं है। उनको पकड़ेंगे मारेंगे, उनको आकाओं को पकड़ेंगे मारेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। हम जो आज मरने वाले थे, वो हमारा जो डेथ है उसको थोड़ा सा और पुशअप करेंगे, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं, राइट।
तो अगेन पीएम ने पूछा फिर कि क्या फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो आर्मी ने बता दिया वॉर, और वॉर भी लिमिटेड क्योंकि दोनों न्यूक्लियर नेशन है, टू गिव द डायरेक्ट मैसेज टू देयर आर्मी चीफ कि यार देखो इनफ इज़ इनफ। अब हम वो वो रहने रहे नहीं है कि यार तुम्हारे न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर ये वो। बस सीन ऐसा है कि यार देखो हम जो भी चाहते हैं करना वो तुम सोच भी नहीं सकते। बस इतना मैसेज अगर उसके पास पहुंच जाए तो इट विल बी ओके। मतलब कम से कम ये भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं है कि उसके आर्मी को अटैक करो और आंसर दो, बट वो काइंड ऑफ मोर इफेक्टिव होगा रादर देन कि हम उनके आकाओं को सरगनाओं को मारे, क्योंकि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला हो और सरगना बनेंगे। सरगना बनने के लिए पूरा फौज उधर रेडी है, मदर से तो गांव भर के भरे पड़े उधर, राइट। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, यहाँ पे जो मीटिंग्स हो रही थी और उसमें जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें यही डिस्कशन हो रहा था आर्मी चीफ और पीएम मोदी के बीच में। तो फिर अब देखो यार ऐसी बड़ी चीज़ करनी है तो कंसर्न तो लगेगा, और आप दुनिया में रहते हो और दुनिया में इतने सारे देश है, सो यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम देम कि यार देखो हम ऐसे ऐसा करें, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही वर्क करता है। अब जिसको जियो पॉलिटिक्स क्या है क्यों है कैसे ये नहीं पता, आई एम सॉरी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो उतना एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है। सो अगेन चलते हैं हम हमारे डिस्कशन में। सो आर्मी चीफ ने जब ये बोला तो मे बी पीएम मोदी थोड़ा सा हो गए होंगे कि यार ठीक है अटैक तो करना है कोई बात नहीं आर्मी पे भी कर सकते हैं, बट इसके लिए हमको वर्ल्ड को रेडी करना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड उस टाइम पे ऐसा था कि यार क्यों झगड़ा करना, क्योंकि वो लगा हुआ था अपना भैया ट्रम्प, उसको शांति दूत बनना था और अचानक से ये बीच में हमारा, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और जियोपॉलिटिक्स में एक चीज़ है कि यार भले ही किसी का किसी के साथ कुछ रिश्ता ना हो, अब टर्की और पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से कैसे बट वो आपस से तो मिल गए, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो लीडरशिप के लिए झगड़े बहुत होते हैं। जो पॉलिटिक्स में देखा गया है कि यार मैं इसका राजा, अभी अफगानिस्तान में जो दो सुपर पावर्स आके लड़ गई, पता नहीं वो किस लिए लड़ी लेकिन लड़ी, राइट। जब रशिया था तो अमेरिका, जब अमेरिका था तो रशिया, मतलब ये तो था ही वहाँ पे, राइट। अब ये चीज़ ऐसी थी कि यार तुम वॉर करोगे, तुम एक नेशन की सॉवरेनिटी को अटैक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिperकशंस तो आएंगे, कोई ना कोई तो रिटालिएशन आएगा। ये पबजी का गेम थोड़ी ना है विनर विनर चिकन डिनर, राइट। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, बट ऐसा है नहीं, ये फैंटेसी की दुनिया नहीं है, राइट। सो पीएम मोदी ने फिर अपने फॉरेन मिनिस्टर को पूछा होगा कि यार सर देखिए आप ज़रा वर्ल्ड का माहौल क्या है, हमारे लिए क्या क्या इक्वेशंस बन रहे हैं, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। सो फॉरेन मिनिस्टर्स जो है उन्होंने सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट करी इस पूरे इवेंट में, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल फॉरेन मिनिस्टर्स गिव द ग्रीन सिग्नल ये नहीं हो सकता था। सो ऑपरेशन सिंदूर की जो प्लानिंग है और ऑपरेशन सिंदूर का जो एक्सटेंट है कि हमको कहाँ तक स्ट्रेच करना है वॉज लिमिटेड बाय फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम द इंडियन साइड, कि इंडिया जब अटैक करेगा और उसको कहाँ तक इस वॉर को खींचना है, क्योंकि ऑब्वियसली दो न्यूक्लियर नेशंस है। न्यूक्लियर नेशन से भी ज़्यादा चीज़ ये है इसमें कि यार उस नेशन में पाकिस्तान में पता नहीं क्यों बट एक बड़े देश के इंटरेस्ट छुपे हुए हैं और वो है अमेरिका। सो एंड यू नोटिस दैट कि जब से ये अटैक्स हुए उसके बाद तो अमेरिका हमसे और भी ज़्यादा खफा हो गया, टेरिफन बेरिफन तो और भी ज़्यादा सख्ती करनी चालू कर दी। खैर जो भी हो, अ, मेरा ये मानना है इस बारे में कि ये जो इंटरेस्ट है ये इंडिया को थोड़ा सा बैकफायर बाद में कर गए हैं, जो आज भी उसके आफ्टर मैच दिखाई दे रही कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान को पास में लेके समझा रहा है कि जो हुआ जाने दो, क्या करें अब, जो हुआ सो हुआ, होना है तो होना है, जो नहीं होना है तो होना है। तो ये इंटरेस्ट की वजह से इंडिया को अपनी बाउंड्रीज लिमिट करनी पड़ी थी पहले स्ट्राइक्स में जो इंडिया ने करे हैं। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मिजाज देखा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने प्लान रेडी करा और बोला कि सर देखो वर्ल्ड में तो कोई टेंशन नहीं है, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है ठोको, अपनी ही लैंड है क्या है उसमें, बस ध्यान रखना कि थोड़ा सा ये बाउंड्रीज है इसको मत क्रॉस करना। अब देखो
ये तो इंडिया के सामने आ गया प्लान कि क्या रेड लाइन्स है और कहाँ तक क्रॉस नहीं करना। बट हुआ ये कि पाकिस्तान ने उस चीज़ को, जब सिंदूर हो रहा था, हम बात करेंगे उसकी जब हम ड्यूरिंग सिंदूर की बातें करेंगे, तो जब सिंदूर हो रहा था ना, तो पाकिस्तान ने उस चीज़ को स्ट्रेच करा। वो उनको पता था कि इंडिया के लिए ये रेड लाइन है, लेकिन वो चाहते थे कि इंडिया ये करे, ताकि जब इंडिया वो करेगा तो ऑब्वियसली रिपरकशंस आएंगे, और वो हुआ भी। जब हमने उनके 11 एयरबेसेस फूंक दिए, और इंडिया, आई रियली डोंट नो वेदर इट इज़ इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, बट इंडिया हिट वेरी हार्ड टू दैम। और जो हार्ड हिट हुआ है ना, उसकी वजह से ही अमेरिका का रिपरकशंस फिर वापस आने लगे, क्योंकि उसके पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पीएम मोदी जा चुके थे अमेरिका, दौरा हो चुका था, गले में गले, माय डियर फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड, सब तो हो गया था। फिर ऐसा क्या हो गया कि भाई तुम्हें 360 डिग्री टर्न होके ये वो डायरेक्ट टैरिफ वैरिफ पे बात आ गई, और फिर ऐसा क्या हो गया कि चाइना, हम जो सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वो हमारे बगल में आके बैठ गया कि यार चलो अब जो भी है भूल जाओ, हुआ हुआ, रशिया तो था ही हमारा, राइट। चलो, ये सब चीज़ें हुई उस टाइम पे कि फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि सर ये रेड लाइन है हमारी, ठीक है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो देख लिया जाएगा, बट अगेन इसके आगे कुछ होता है तो इसके रिpercussions बहुत ही ज़्यादा सीवियर होंगे काइंड ऑफ इंडिया के कंसर्न में। सो हम तो उतना करने ही नहीं वाले थे, हम तो टेरर कैंप्स को उड़ाने वाले थे। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव देखो, जो सेकंड मीटिंग हुई ना, पहले मीटिंग में सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन ली गई है कि हुआ क्या है, अब करना क्या है, और किस किस पे अटैक, मतलब क्या करना है, किस पे जाके हम स्ट्राइक करें, किसको इसका गुनहगार ठहराए। ये पहली मीटिंग में हुआ है। पहली मीटिंग में गुनहगार फिक्स है, पाकिस्तान आर्मी, ये मैं बोल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इंडिया का भले ही कोई इंटेंशन ना हो कि आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक करने का वगैरह, ये तो बोलने की बातें है। देखो भाई, अंदर की बातें अलग होती है, कि उन्होंने अटैक करा और फिर इंडियन आर्मी भरी बैठी है। इंडियन आर्मी को 71 के बाद, 99 के बाद मौका ही नहीं मिला, राइट। और जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं उनमें तो ढूंढना पड़ता है, ये है, ये दुश्मन, ये दुश्मन, अब सामने है तो मारने में ईजी होता है ना। तो इंडियन आर्मी तो भरी बैठी थी, सो उनको तो बस चाहिए था कि यार घुसे और मारे, थोड़ा सा मजा ले, थोड़े से मसल फ्लेक्स करे। तो उन्होंने वो करे भी, ऑपरेशन सिंदूर में जो भी उन्होंने बॉर्डर पे लड़ाई हुई। देखो तुमने एयर वॉर देखा है, जो बॉर्डर पे लड़ाई हुई ना, वो बहुत ही घमासान है। आई गेस उसके बारे में वीडियोस आ चुके हैं हमारे आर्मी की तरफ से, ठीक है। देखेंगे उसके ऊपर भी, अगर हो सके तो बात करेंगे, बट नाउ यहाँ पर। सो पहली बैठक में पीएम मोदी ने कॉजेस इफेक्ट्स के बारे में एनालिसिस करा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और देखो पीएम मोदी एक ऐसा इंसान है ना भाई, जो चीज़ों को एनालाइज करने में और गलतियों को सुधारने में बहुत ज़्यादा माहिर है, समझ गए। वही बंदा है जिसने डिजिटल क्रांति ला दी है इंडिया में, वरना पॉसिबल नहीं था ये डिजिटलाइजेशन और ये वो, समझे। तो देखो, पहले मैंने जैसे आपको बोला भी है कि उरी और पुलवामा के बाद ये बहुत रेयर हो रहा है कि इंडियन आर्मी के कॉन्वॉइस पे अटैक हो जाए, और अब ये जो हमला उन्होंने करा है उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएगा कि इंडियन जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर कोई अटैक कर पाए। क्योंकि पीएम मोदी वॉज सच कीन पर्सन कि वो गलतियाँ देखता है कि हुई कहाँ, और ज़रूर उन्होंने ये गलती मैग्नीफाई भी करी होगी कि वेदर इट इज़ इंटेलिजेंस फेल्योर और वेदर इट इज़ सिक्योरिटी फेल्योर, क्योंकि ये तो देखना पड़ेगा। और जैसा मेरा मानना है ये तो सिक्योरिटी फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस तो हमारी है। तो पहले जो मीटिंग हुई है पीएम मोदी जी की, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि यार देखो ये गुनहगार है, इन्होंने ये करा है, और क्यों करा है उसके पूरे रीजंस ये इतने इतने सारे हैं, और इस वजह से जो इनको हमको दंड देना है। अब दंड देने के लिए जो मापदंड है वो सेट करने के लिए दूसरी बैठक है कि यार ये मापदंड है, इतने इतने हैं, अब इसके हिसाब से करो। और तीसरी जो मीटिंग हुई है, थर्ड मीटिंग जो हुई है, वो इसलिए हुई है कि जो मापदंड के हिसाब से इतने साइट्स है और इनके ऊपर हम अटैक करेंगे, और अगर हम अटैक करेंगे तो उधर से रिपरकशंस आएंगे। इस रिपरकशन को डिस्कस करने के लिए वो तीसरी मीटिंग थी कि यार क्या क्या हो सकता है, कैसे काउंटर किया जा सकता है एंड ऑल। और ये तीनों मीटिंग्स हो रही है, इंडियन आर्मी का खून बॉयल हो रहा है, मीडिया पे बहस चल रही है कि मार दो, फूक दो, न्यूक्लियर ही चला दो,
मीडिया अपने फुल स्वैग में है क्योंकि उनको तो कंटेंट मिल गया है। सैड है यार, मतलब मीडिया ने जो चीज़ उस समय करी है ना, मैं भूल नहीं सकता। मतलब नो डाउट कि एक रिलीजन को पूछ के मारा गया था, बट दे आर नॉट एन इंडियन मुस्लिम्स, राइट। जो एक दो थे वो भी मैं उनको इंडियन नहीं मानता, क्योंकि अगर वो इंडियन है तो वो ऐसे कर ही नहीं सकता, राइट। आप अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नेशनल सेंटिमेंट्स के ऊपर रख के अगर उसको पोर्ट्रे करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। तो मीडिया ने भी वो 15 दिन के जो गैप में जिस तरह से न्यूज़ चलाई और जिस तरह से एक गलत बयानियाँ बनाए कम्युनिटी के बारे में, वो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा उस चीज़ को। अब ये तो हुई मीटिंग्स की बात कि मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। अब उसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हो रही थी इंडिया में, और वो चीज़ें थी पाकिस्तानी नेशनल्स को निकालना। वो चीज़ें थी तुम्हारा जो सिंध समझौता था, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको अबेंस करना। वो चीज़ें हो रही थी। उसमें था कि यार तुम अब डिप्लोमेटिक जो भी सारी चीज़ें हैं उनको बंद करके चले जाओ एंड ऑल, ये सब। ये सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप सोच नहीं सकते कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। सो अब इसके बारे में बात करने के लिए हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। होप सो आपको